नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अड़ी मोदी ट्रंप मंथन, G7 से संधि या विध्वंस। आज इस पर हम करने वाले हैं मंथन। G7 दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले 7 देशों का ये ग्रुप 7। भारत उसमें विशेष रूप से आमंत्रित गेस्ट नेशन और उसके साथ बातचीत, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ अमेरिका फर्स्ट के नाम पर एग्रेशन और उसकी वजह से बिगाड़ पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह का एग्रेशन किसी बात का समाधान नहीं है, समाधान सिर्फ कूटनीति से हो सकता है। ऐसे में जब ये तमाम देश आपस में बात कर रहे होंगे और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के साथ सबसे बड़ी आबादी वाले देश का मुखिया जाकर बातचीत करेगा तो क्या कहेगा, किन किन बातों पर जोर होगा और क्या वहां से दुनिया के कल्याण की बातें उभर कर आने वाली हैं। यहां जब यह मंथन होगा तो उससे क्या होगा, क्या उससे वो विध्वंस जो पिछले कई सालों से हम अलग अलग जगहों पर देखते चले आ रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, या यहीं से समाधान का रास्ता निकलेगा, यहीं से शांति का रास्ता निकलेगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, वो जिनके पास सालों साल का तजुर्बा है ऐसी घटनाओं को और ऐसी घटनाओं में इंटरवेंशंस को, कब कहां किसका इंटरवेंशन हो तो चीजें किस तरफ जाती हैं समझने की पारखी निगाहें जिनके पास है। और वो तमाम देश जो यहां पर ये मंथन करने वाले हैं वहां से भी रिप्रेजेंटेशन होगा, वहां के जर्नलिस्ट आपको ये बताएंगे कि वहां कैसे देखा जा रहा है, कितनी उम्मीद या कितनी नाउम्मीदी है जब इस बार ये बैठक हो रही है। आइए पहले यहां से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं मोदी ट्रंप मंथन, G7 से संधि या विध्वंस के ये पहलू जिनको आपको पहले देखना चाहिए ताकि आप ये समझ पाएं कि एक्चुअली चीजें यहां जा किधर रही हैं। सबसे पहले ये खबर आपके सामने फ्लैश कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात। फ्रांस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कुछ ही देर में होगा महामंथन। 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक। पश्चिम एशिया तनाव के बीच में मोदी और ट्रंप मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। बैठक में हॉर्मुज़ स्ट्रेट और पश्चिम एशिया तनाव पर भी हो सकती है बातचीत। गल्फ ऑफ ओमान में भारत के सेलर्स के साथ जो हुआ, जाहिर है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात यहां पर रखेंगे। ऐसी सिचुएशन में ये जो इंटरनेशनल पैसेजेस हैं इनकी सुरक्षा और यहां किसी भी तरह के इंटरवेंशन की वजह से, किसी भी तरह की अशांति और हिंसा की वजह से लोगों की जाती जाने, जाहिर है ये पूरी दुनिया का कंसर्न है। और भारत जिसको ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज समझा जाता है, आज वो ये बात दमदारी के साथ यहां G7 में रखने वाला है और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का इस बार का कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर, जिसको बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो असल में देखा जाए तो अमेरिका और खुद प्रेसिडेंट्स चेयर की साख को डुबोने वाला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब उनसे मिलेंगे, जाहिर है उनके बीच में औपचारिक अभिवादन तो पहले ही हो चुका है, एक दूसरे से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जब इसको लेकर मेज पर बैठेंगे किन किन बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है और यहां से क्या रास्ते निकलने वाले हैं। क्या कई जगह पर ऐसा है जैसे एक तरीके से जिसको कहते हैं कि बंद गली पर पहुंच गई हैं बातें और वहां से कोई रास्ता आगे नहीं निकलता, या वहां जहां पर दुनिया ये समझ रही है कि रास्ते बंद हो गए हैं अब वहीं से रास्ते निकलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां मौजूदगी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे आपको लेकर चलता हूं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की अहम बैठक से मजबूत होंगे भारत और अमेरिका के संबंध, ऐसा माना जा रहा है। भारत ने जहां अमेरिका के साथ अपने संबंधों को वरीयता दी है, प्राथमिकता दी है, महत्व दिया है, वहां यह भी कहा है कि हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस कंट्री हैं और ये भारत के उस पक्ष को दिखाता है जहां वो बहुध्रुवीय व्यवस्था पर भरोसा करता है और साथ में ये भी कहता है कि हम एक तरीके से सबके साथ शामिल होकर भी अपने वजूद को लेकर, अपने हितों को लेकर फैसला लेने की खुदमुख्तारी रखते हैं। यहां दोनों नेता आर्थिक विकास, सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत करेंगे। मोदी और ट्रंप के बीच में व्यापार, H1B वीजा, ऊर्जा आयात पर हो सकती है चर्चा, वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी बातचीत हो सकती है। इस समय क्या क्या वो चीजें हैं जो पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां बनकर खड़ी हुई हैं और क्या उनका समाधान G7 में यहां पर हो रही इस बैठक से कुछ एक संकल्पों के साथ लिया जा सकता है। आप जानते हैं यहां पर लिए गए कोई निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं किसी के ऊपर।
लेकिन आप ये भी जानते हैं कि FATF जैसा मामला असल में 1989 में यहीं पर यह संकल्प लिया गया कि ऐसे देश जो टेरर फंडिंग में लगे हुए हैं इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, आइए हम सब मिलकर काम करते हैं। और FATF की अवधारणा वहीं से आई और आज FATF अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो कई बार जहां इस तरह के जुटान को केवल एक औपचारिकता माना जाता है, फोटो अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, वहीं इस तरह के जुटान कई बार दुनिया के लिए पॉजिटिव यील्ड करने वाले मौके भी बनते हैं। इस बार क्या होने वाला है ये हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए। फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक, G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई। फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। फ्रांस में जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात। जाहिर है ये तमाम मुलाकातें अहम हैं। आप जानते हैं G7 जो है वो महत्वपूर्ण और ताकतवर देशों का जुटान है, उनका ग्रुप है। 1973 की जो क्राइसिस थी, एनर्जी क्राइसिस, उसके बाद इसका बनना संभव हुआ था। तब ये 6 देश थे और बाद में ये बढ़कर 7 हुए थे जब कनाडा इसमें शामिल हुआ। 1975 में इसकी शुरुआत हुई। रशिया को भी इसमें शामिल किया गया। बाद में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उसकी सदस्यता को सस्पेंड कर दिया गया और इस तरीके से फिर से ये G8 के बजाय G7 हो गया। तो यहां हर एक और खास तौर से यूरोप के साथ, यूरोप के तमाम अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकातें बहुत अहम हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से पहले बहुत जल्दी से आपका परिचय करा देता हूं और फिर देखिए आप उनके साथ ये बातचीत जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि क्या यहां वाकई ये जो कई सालों से कई तरह की वो परेशानियां दुनिया ने देखी हैं जो इसके पहले कभी नहीं देखी थी, वो कोविड हो, वो उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर जो अब तक चला आ रहा है, वो उसके बाद ये वेस्ट एशिया में अशांति का एक लंबा दौर, और अब ये जो कहा जा रहा है कि एक डील, या जिसको कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि डील नहीं है मसौदा है, और ये समझौता नहीं मसौदा, या मसौदा जो भी कह लीजिए, उसके भी डिली डॉली होने की बात आ रही है। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर ये जो G7 बैठक हुई है इसके नुआंस से समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर भरत बराई, इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से इस वक्त हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अपना वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका सर। चंचल बंगा सर हमारे साथ इजराइल से पत्रकार जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर। कुछ ही देर में हमारे साथ इमाम हैदर जैदी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, ईरान से जुड़ेंगे। लेकिन विनय शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और रूस से हमको अक्सर ज्वाइन करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और डॉक्टर आलोक पुराणिक अर्थशास्त्री वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सभी का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे पहले कि इनके पास जाऊं एक खास वीडियो आपको दिखाता हूं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह के सेशन से पहले मजाक में G7 नेताओं से कहा मैं बॉस हूं। देखिए, असल में तो अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बस एक बॉस होने चाहिए और वो होने चाहिए डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने जो बात कही बड़ी संजीदगी से कही, आपने देखा, लेकिन उसके बाद हाउस में लाफ्टर आपको सुनाई दिया और उसके बाद उनको लगा कि इसको एक मजाक की शक्ल देना चाहिए और मुस्कुराते हुए देखे गए। इस तरह की वाटर टेस्टिंग जो ये करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? मैं इसकी सुशील कुमार सिंघल साहब के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। सर, ये क्या है? मतलब इस जगह पर क्या सबसे बड़े देश, सबसे ताकतवर देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से ये लाइटर नोट में कही हुई अच्छी बात है, इससे माहौल हल्का फुल्का बनता है, अनौपचारिक बनता है, दिल खुलते हैं, या ये शोभा नहीं देता डोनाल्ड ट्रंप को? बात क्या है कि दिनेश की प्रेसिडेंट जो ट्रंप बिहेव करते हैं जिस तरीके से, वो जो ना बोलें वो अच्छा है, जो बोलें वो अच्छा है। तो उन्होंने उनकी अपनी इच्छा जो अपनी तो ये है उनकी हमेशा की, जैसा आपने सही कहा, कि दुनिया उनको बॉस माने और कहें कि प्रेसिडेंट ट्रंप से बढ़िया प्रेसिडेंट दुनिया में कोई नहीं हुआ, ना आगे कभी होगा। और ये जो जिस तरह से उन्होंने आके कहा आई एम द बॉस, वो इंडिकेशन उनका यही था उसमें कि भाई आप सब मेरी जो है बात मानिए, अब मैं जो कहूँगा वो उसको सुनिए। क्योंकि अगर आपको याद हो जो पिछले साल जब ये यूक्रेन के बारे में बात चल रही थी और यूरोपियन लीडर वहाँ गए थे, वो किस तरह से उन्होंने उनको एक तरीके से स्कूल की तरह से बैठ करके उनके साथ में बिहेव किया था, एक एक से उन्होंने सवाल किए थे। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है, लेकिन वो थोड़ा मेलो डाउन हो गए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ईरान में उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा है और जो भी बातचीत हो रही है उनमें उनको अपने आप को बड़ा डिफेंड करना पड़ा। और यूरोप जो G7 के मेंबर्स हैं उनसे बड़े तुर्श सवाल किए गए जो कि पब्लिक में नहीं आए हैं ऑब्वियसली वो रीज़न से, लेकिन उनसे बहुत अंदर जब बातचीत चली, इनफॉर्मल डिस्कशन हुए हैं, उसमें उनसे बहुत तरह के सवाल किए गए हैं कि भाई आपने जो न्यूक्लियर के लिए आपने जो सारा किया था। मुझे तो सिंघल सर, ये आप जो कह रहे हैं हर एक बात बड़ी सिग्निफिकेंट है, लेकिन मेरे को एक और चीज़ लग रही है, जिस तरीके जो वेनेजुएला में इन्होंने किया, ग्रीनलैंड को लेकर जो बातें कहीं,
या अभी ईरान को लेकर इनका जो कैंपेन था, वो सारी चीजें मिलाकर अभी जिस तरीके से प्लूमेट करती जा रही है, वो अमेरिका की साख हो या अमेरिका के प्रेसिडेंट की चेयर की साख, मुझको लगता है वो रिइटरेट करना पड़ रहा है जो इसकी जरूरत नहीं थी। और वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें रिएक्शंस मिलते क्या हैं। क्या इसको संजीदगी से देखा जाता है, इसको हंसी में उड़ा दिया जाता है, या इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहने वाले हैं कि लगता है कई बार सिर फिरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज बड़े ध्यान से वो कर रहे हैं। भरत बराई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत बराई सर, ये नॉन सिग्निफिकेंट बात है या इसके कुछ नुआंसेस है जो समझने चाहिए? आई एम द बॉस। देखो, आप ऐसे तो लाइटर नोट में लेना चाहिए क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अपने बॉस हैं, लेकिन आर्थिक एंगल से आप देखें कि G7 में जो J6 देश है अमेरिका के सिवाय, उनकी टोटल जीडीपी है $21 ट्रिलियन। अमेरिका की जीडीपी है $31 ट्रिलियन। तो वो बोल सकते हैं कि आप 6 देश हैं, उससे 50% ज़्यादा सिर्फ अमेरिका की जीडीपी है। लेकिन वो तो आर्थिक एंगल से हम बोल सकते हैं, लेकिन उसको आदत है कभी कभी ज़्यादा बोलने की, तो ये लाइट नोट में बोले या ज़्यादा बोले, और मैं बॉस हूँ, आई थिंक इट शुड बी टेकन इन लाइट नोट। तो सर फिर मतलब फिर G20 ये बताए कि वी आर द बॉस सो फार एज G7 इज कंसर्न, या फिर ब्रिक्स अब ये बताने लगे कि हमारी इकोनॉमी देख लीजिए किस रफ्तार से बढ़ रही है, वो ये बताने लगे कि अब देखिए कंपेयर कीजिए इसको G7 के साथ, तो हम इस समय बॉस वाली सिचुएशन में क्या हैसियत को इस तरीके से फ्लॉन्ट। और दूसरा जो कहा जाता है डोंट, मतलब इट इज नॉट गुड टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये एक नया इतिहास बनाने वाले हैं कि अपनी दुंदुभी खुद बजाओ, खुद ही अपनी ट्रम्पेट बजाओ, और ये डोनाल्ड ट्रंप इसके इसका एक तरीके से चेहरा बनने वाले हैं, इसका ब्रांड वही एंडोर्स करने वाले हैं क्या? वैश्विक व्यापार पर नए ढांचे का प्रस्ताव यहां दिखाई दिया है। सिर्फ जीडीपी से विकास नहीं मापा जा सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो ये एक तरीके से उस बात का जवाब आपको यही मिल जाता है जहां कहा जा रहा है कि आई एम द बॉस बिकॉज ये हमारी ताकत हमको बॉस बनाती है, इकोनॉमिक ताकत। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि सिर्फ जीडीपी के आधार पर यह आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि कौन कितना ताकतवर है, अपने आप में इसका जवाब है। बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले जरा ये देखिए G7 विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश, और इसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। वैश्विक व्यापार कनेक्टिविटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का प्रस्ताव, ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर GPGII जिसको कहा जाता रहा है, असल में ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना को, उसको काउंटर करने के लिए इसमें जल्दी कुछ किया जाना चाहिए। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप वाला रास्ता जो है उसको बनाने और पुख्ता करने के लिए भी, क्योंकि अगर आपको वाकई ये लगता है कि बैड इंटेंशंस को गुड इंटेंशंस के साथ काउंटर किया जा सकता है, तो उन गुड इंटेंशंस में टाइमिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बात कही, इंपैक्ट बनाने की बात भी उन्होंने कही। वैश्विक व्यापार को गति देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इंपैक्ट को लेकर जो मैंने आपको बताया क्या किया जाना चाहिए। भारत और पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC जिसकी मैं बात कर रहा था, और उसी में इंपैक्ट, उसी को बढ़ाते हुए विस्तार देते हुए इंपैक्ट की बात की गई। आंकड़ों के बजाय सभी देशों के साथ मिलकर व्यापार होने से तरक्की तेज होगी। और भारत हमेशा से जो वसुधैव कुटुंबकम की बात जो कहता रहा है, उसी अवधारणा को प्रकारांतर से भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से इस मंच पर दोहराया है। ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया। भरोसेमंद कुशल श्रमिकों को वैश्विक आवाजाही, उनकी जो वैश्विक आवाजाही है उसको बढ़ाने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। ये जो बातें उन्होंने कही, इससे कौन सी वो बातें हैं जो अभी तक जिसको विश्व नहीं मानता रहा, और क्या जब भारत ये कहता है कि हमारा उदय विश्व मंगल को सुनिश्चित करता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, डॉक्टर आलोक पुराणिक क्या उन्हीं को एक तरीके से रीइंफोर्स कर रहा है भारत, जो पहले से कहता चला आ रहा है? देखिए, भारत को अगर आप कहें तो रियल फ्यूचर बॉस तो भारत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में किस कंट्री की, वो भारत की ही है। सबसे बड़ा मार्केट भारत बनने वाला है। G7 में PM मोदी का और भारत का होना इस बात का संकेत है कि अब विश्व की वो ताकतें भारत का नोटिस बड़ी गंभीरता से लेने लगी हैं कि इनको बुला के इनसे बात करनी है। और
अगर आप फोटो से संदेश समझते हो तो फोटो में काफ़ी आगे खड़े हैं। एक चीज़ और जो मैं आपको आपकी बात से ऐड करना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा आई एम द बॉस, तो लाफ्टर आया, यानी लोग उनकी बात को मजाक में ही ले रहे हैं, उनकी इस बात पे हंस रहे हैं कि भाई तुम कहाँ के बॉस हो। आर्थिक दृष्टि से G7 का एक बहुत साफ संदेश ये है कि आज की तारीख में अमेरिका का कोई दोस्त दुनिया में नहीं है। या तो उनके सताए हुए देश हैं या वो देश पाकिस्तान टाइप जो उनके ऊपर निर्भर हैं एक तरह से। तो ये वक्त मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए आइसोलेशन का वक्त है, एटलीस्ट कम से कम विदेश संबंधों मामलों में। मोदी जी अगर इस चीज़ को यूज़ करते हैं भैया कि हमारे पास आओ, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे साथ बना लो, कुछ हमारे मार्केट का यूज़ कर लो, संदेश देना बिल्कुल परफेक्ट। ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर कि ये जो अब जैसे 75 में शुरू हुआ ये G7, ये आज की तारीख में इस G7 को, अब जैसे कनाडा के साथ इनके अपने रिफ्ट्स, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोप के साथ सामूहिक रूप से इनके अपने रिफ्ट्स, अब ये मान लीजिए कि यूके को अगर अलग एंटिटी के तौर पर आप देखते हैं तो उसके साथ एक अलग रिफ्ट, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं या धमकाया नहीं। और ऐसी स्थिति में खुद को बॉस बताना आज के संदर्भ में वो धुरी जिसके इर्द गिर्द G7 घूमता है, क्या अमेरिका आज भी वो है या अब ये धारणा बदल रही है? खास तौर से रशिया में इसको कैसे देखा जा रहा है? विनय शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूं। इन मुलाकातों को, इनसे आने वाले दिनों में होने वाली यील्ड को, इस सब को रशिया कैसे देख रहा है सर? वो भी कभी इसका हिस्सा था। हाँ, अब देखिए, रशिया तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वो पूरे सैंक्शंस वगैरह में है, पर ये इस प्रधानमंत्री की जो मीटिंग और ट्रम्प की मीटिंग है उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर देखिए आज जैसे वो उसके रूस के तेल पर जो एग्जम्पशन थे इंपोर्ट पे, वो खत्म हो गई है। तो अब भारत के लिए नई चुनौती हो गई है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प को वो आश्वस्त करा पाएंगे कि भारत को के मामले में ये इसको छूट मिलती रहनी चाहिए जी। दूसरा ऐसी बात है ये है कि भारत और रूस के बीच की जो संबंध है वो जो बैकग्राउंड में है, वो प्रधानमंत्री जो है जो ट्रम्प के साथ इस टाइम बहुत सारी सी समस्याएं हैं, जैसे कि आपने शुरू में कहा था उल्लेख कि वो हॉर्मुज से जो है हमारे नाविक मारे गए वहां पे। तो इन सब चीजों को देखते यहाँ देखना है कि भारत कहाँ तक अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पुश करके और वो अपनी समस्याओं का कितना समाधान करवा। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आज की तारीख में सबसे ज्यादा वल्नरेबल, ये क्या फ्रेज इस समय हो गया है अमेरिका की दादागिरी के सामने? क्या ये बहुत वल्नरेबल फेज हो गया है या इसी तरह में तो परीक्षा होती है कि आपकी ऑटोनॉमी कितनी ऑटोनॉमी है एक्चुअली उसमें? मैं जनरल कुलकर्णी के पास ये सवाल लेकर जाऊं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे साथ इमाम हैदर जैदी साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि ईरान में जाहिर है खामनेई, मुस्तफा खामनेई अभी, पहले आयतुल्लाह खामनेई इनके बड़े करीब रहे हैं और जाहिर है उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि आप देखते हैं कि वहां किस कदर प्रिवेलेंट है। कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान और मजबूत हो गया है कंपेयर टू क्या था 28 फरवरी के पहले। मैं आपके पास आऊंगा इमाम हैदर जैदी साहब, G7 में क्या सोचा जा रहा है? क्या ईरान को कुछ उम्मीदें यहां से भी कुछ होगा या मसौदे तैयार हो गए? वो एक अलग पैरेलल बातें चल रही हैं और यहां जो हो रहा है उससे ईरान को कुछ खास लेना देना नहीं है, मैं आपसे समझूंगा। लेकिन जनरल कुलकर्णी, ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आई एम द बॉस वाले एरा में कितनी एक्चुअली रह गई है? दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और अभी भी जिस प्रकार से ट्रंप ने कहा आई एम द बॉस, वो लेट हो गए उस मीटिंग में आने के लिए। आपने देखा होगा कि सारे हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हुए थे, तो उन्होंने मजाक के तौर पर सावधान में खड़े हो गए, कहा हेलो आई एम द बॉस, मतलब मैं पहुंच गया हूं और बुरा ना मानना मैं लेट हो गया। तो उस उद्देश्य से अगर देखें तो आई थिंक वो माहौल को थोड़ा सा लाइटन करने के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका जो है आज की तारीख में अपने आप को उतना सक्षम नहीं पा रहा है जितना वो समझता था। और ख़ासकर ईरान के युद्ध के बाद अब उन्हें लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं एक गलती हो गई, और वो गलती ये कि क्या इस तरीके से युद्ध लड़ा जाना चाहिए था जिसमें
ये अमेरिका की जीत नहीं हुई और ना हार भी कहेंगे, हार भी नहीं हुई, जीत भी नहीं हुई। पर अगर हार हुई तो डिप्लोमेटिक हार हुई, और जीत अगर हुई तो अगर ये कह सकते हैं कि चलो, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर खुल जाता है तो मुझे लगता है कोई शक नहीं कि पूरे विश्व में थोड़ा सा आराम और इस बात का कम से कम एहसास होगा कि ट्रंप ने मेहनत की और कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो 27 फरवरी 2026 को खुला था, आज खुला है। तो दुनिया को क्या गाना चाहिए सर? तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दबा देना। बिल्कुल, क्या वही ये पूरी दुनिया को कहना चाहिए? जब वो ये आकर कहें कि मेरी देखिए सदारत में और मेरी कोशिशों से ये सब खुल गया, तो महाराज आप ही की कोशिशों से तो ये पूरी मुसीबतें भी आई। G7 समिट में ईरान से डील पर बोले ट्रंप, ईरान से डील का मसौदा अभी फाइनल नहीं। ये कमाल है, ईरान से डील का मसौदा अभी फाइनल नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा अगर मुझे ये मसौदा पसंद नहीं आया तो हम उनके ऊपर बम गिराना शुरू कर देंगे। लीजिए, तो वो जो पैटर्न आप देखते हैं, बात बन गई, बिगड़ गई, मार्केट्स का ऊपर जाना, मार्केट्स का नीचे आना, इस बीच में प्रॉफिट बनाना। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं। अगर मसौदा पसंद नहीं आया तो बम गिराना शुरू कर देंगे, अगर ईरान ठीक से पेश नहीं आया तो हम फिर से बम गिराना शुरू कर देंगे। दूसरा विकल्प दुनिया भर में मंदी लाएगा, ये भी कह रहे हैं। और मूर्ख लोग दुनिया भर में मंदी चाहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि बम गिराना हम शुरू कर देंगे, इससे मंदी आएगी, और मूर्ख लोग ऐसा चाहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं आप समझ लीजिए, कौन मूर्ख है, किसको मूर्ख कह रहे हैं, वो ये भी समझ लीजिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिर होर्मुज कभी नहीं खुल पाएगा। ये जो बात है, इस पर मैं इमाम हैदर जैदी साहब का रिएक्शन लेने जाना चाहता हूं। इमाम हैदर जैदी साहब, दुनिया तो इस इंप्रेशन में है कि सारी बातें फ्रीज हो गई हैं, सारी बातें अंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, डिजिटल सिग्नेचर तक हो गए हैं, अब केवल उसमें जेनेवा हमें चिड़िया बिठाई जानी है। 19 तारीख का इसी बात को लेकर इंतजार है कि चलिए वो भी कर लिया जाए। अब ये बीच में ये सुर क्या लग गए? देखिए, ट्रम्प जो है वो मुझे लगता है कि वो उसकी बात का कोई एतबार नहीं रहा। मैंने कल भी आपकी डिबेट में कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ईरान चूंकि हुर्मुज की बिना पे और ये क्रूड ऑयल की बिना पे पूरी दुनिया में एक संकट आ रहा है। ईरान चाहता है कि पूरी दुनिया पे संकट ना आए, क्योंकि उसकी लड़ाई इसराइल और अमेरिका से है, पूरी दुनिया से नहीं है। लिहाजा वो एक समझौते पर जाना चाहता है, एक डील पे जाना चाहता है। लेकिन वो अभी भी ईरान अमेरिका पर, इसराइल पर भरोसा नहीं करता है। ये बात तय है कि अगर अमेरिका मारेगा तो उसको ऐसा जवाब सर, ये तो पुरानी बात हो गई। वो आप पे एतबार नहीं करते, आप उन पे एतबार नहीं करते, ये तो पुरानी बात हो गई। हम तो बड़े हैं, ईरान तो बड़ा है। हाँ ठीक है, CIA ये कह रहा है कि इन पे एतबार मत करना, उधर उनको बताने में लगे हुए हैं। ईरान तो बड़ा है, ईरान तो मना नहीं कर रहा है, ईरान तो नहीं। सर, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ कि ये तो दुनिया में ये इंप्रेशन है सर कि आप लोगों के बीच में, ईरान तो नहीं कह रहा है ना कि अगर डील नहीं हुई तो हम अमेरिका पे बम गिराएंगे। ईरान तो नहीं कह रहा कि अगर मेरा सवाल ही कुछ और है सर। ट्रम्प कह रहा है। इमाम जैदी साहब, मेरा सवाल ही कुछ और है। मैं तो मानता हूं कि ट्रम्प कह रहे हैं, लेकिन दुनिया तो इस इंप्रेशन में है सर कि पूरी डील हो गई, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दस्तखत भी हो गए हैं, डिजिटल सिग्नेचर हो गए, रहा सहा का सर जिनेवा में हो जाने वाला। ऐसे थोड़ी हो जाता है। डील हो गई है, बात हो गई है, सिग्नेचर होना है, लेकिन सिग्नेचर होने तक क्या कर देंगे ट्रम्प? अटैक कर देंगे। पीछे भी डील हो ही रही थी, तभी तो अटैक हुआ था। तो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं है और ट्रम्प को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो अटैक करेंगे तो ईरान पीछे नहीं हटेगा, वो डरा नहीं सकते किसी को भी, कहीं पर भी। अच्छा सर, एक बात बताइए, ईरान अभी भी डरता है क्या? मतलब कभी भी ये लगा क्या कि ऐसा नहीं, ये सभ्यता नष्ट कर देंगे, आज की रात बहुत हार्ड होने वाली है, और उसके बाद जो वो करते हैं, उसके बाद मुझको लगता है जो अगर कोई डरने वाली कंट्री होती वो भी नहीं डरती। बात है कि डरना क्या है, किस चीज से डरना है? वही तो डरना होता तो अब तक वो घुटने टेक चुका होता ईरान। तो फिर ये चल क्यों रहा है सर? दुनिया तो ये समझना चाह रही है कि अभी जब ये कह रहे थे सब ठीक हो गया, उधर इजराइल को वो डांटने में लगे हुए थे, इजराइल को डांट रहे थे कि तुम लेबनान पे हमला क्यों कर रहे हो, अभी देखो ये डील बन गया साइन। अब यहाँ पर ये कहना कि बम, अब ये चंचल बंगा साहब को इसमें इन्वॉल्व करना होगा। चंचल बंगा साहब हमारे साथ तेल अवीव से जुड़े हुए हैं और इजराइल बेस्ड जर्नलिस्ट हैं वो। चंचल बंगा साहब, ये क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गुत्थी आप समझाएंगे क्या थोड़ा सा इसको? देखिए, इसमें क्या है, अभी किसी को भी कुछ पता नहीं है, ये तो पॉलिटिकल थिंग्स है, ठीक है। ये आज कुछ है, कल कुछ है, जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाएगा उस हिसाब से चलेगा, क्योंकि इसमें जो वॉर जो है
ये क्योंकि हमें अगर आप मारोगे तो हम आपको मारेंगे, क्योंकि इजराइल का ये पॉलिसी है। क्योंकि जब तक ना कोई भी पॉलिसी अमेरिकन का उनका साथ जो भी है वो एक पॉलिटिकल थिंग होता है। अरे मैं ये पूछ रहा हूं चंचल बंगा साहब, इजराइल ने क्या थोड़ा तेज से च्यूटी काट दिए क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को, कि अचानक वो आज वो बदले बदले सुर उनके नजर आ रहे हैं? ये तो पॉलिटिकल थिंग से तो बोला नहीं जा सकता कि क्या है, पर ऑफिशियली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज होते हैं, अंडरग्राउंड होती है जो भी होते हैं, और ये सब चीज है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, एक जर्नलिस्ट का हिसाब से आप जानते ही है किस तरह से काम होता है। और ये G7 है, इसमें अभी हम लोगों का आगे जो है बातें होते रहेगा, और देखिए क्या क्या होता है आगे। हाँ, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी G7 में ये जो तीसरा दिन है महत्वपूर्ण है, इसमें आगे क्या सामने आता है ये बड़ा। और ये पेरिस में नहीं हो रहा है, किनारे पे जहां पे एक तरफ झील है और दूसरी तरफ पहाड़, और ये स्पा एंड रिजॉर्ट सिटी कही जाती है एवियन, यहां पर हो रहा है ये। असल में कई लोगों को मुझको लगता है कि मालिश की आवश्यकता इसके बाद बड़ी जोर से पड़ने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसमें दर्द को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। मैं ये जो महामुलाकात है भारत और अमेरिका के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में, उससे पहले व्हाइट हाउस का बयान भी जरा महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत के साथ संबंध नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कहा गया है। ट्रंप मोदी के अच्छे दोस्त, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने इस बात की जानकारी दी है। मतलब पहले जो एक टोनैलिटी सेट करने की कोशिश होती है, तो ये सदाशयता, एक गुड जेस्चरिंग, अच्छा बयान, सदाशयता, ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप एरा में, जहां अभी क्या कहा जा रहा है, थोड़ी देर में क्या कहा जाएगा, इसका कुछ ठीक नहीं रहता। इन हालात की तर्जुमानी कैसे करना चाहिए, व्हाइट हाउस ने क्या कहा है, मोदी ट्रंप मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा, और उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है जब दोनों मिलेंगे उससे पहले की क्या पृष्ठभूमि है, उसका क्या प्रील्यूड सेट हो रहा है, इससे आपको समझने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अच्छे दोस्त हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बात सामने आई है। ट्रंप प्रशासन, भारत सरकार, ट्रंप प्रशासन और भारत की सरकार द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर दोनों मिलकर ले जाएंगे, यह बात कही जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी का समर्थन किया है, और आर्थिक विकास, सप्लाई चेन, AI, निवेश और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा इसमें की जाएगी, ये बात भी व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई। असल में ऐसे जब जुटान होते हैं तो आपका फोकस ये होता है कि कैसे आप क्लटर को एक तरफ करें, कैसे जिन मुद्दों पर बहुत ज्यादा मतभेद हैं उनको कहीं किनारे ले जाएं, और उनके बीच में से इनरोड्स बनाते हुए अपने हित की बात को मनवा लेने के लिए आप अपनी कोशिशें उसमें करते हैं। क्या यहां पर यह बड़ी दूर की कौड़ी होने वाली है? जो तय है वो लगभग तय है, उसमें कुछ ज्यादा कर पाने की गुंजाइश नहीं है, या वाकई जब दोनों मिलेंगे, बात करेंगे, तो कुछ चौंकाने वाला, प्लेजेंट सरप्राइज जिसको कहते हैं, वो भी हो सकता है? आलोक पुराणी की। देखिए, ट्रंप साहब के साथ अगर डीलिंग का आप स्टडी करें पिछले कई महीनों की, तो ट्रंप साहब क्या कह के जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एक्शन ट्रंप साहब क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्शन जो मुझे समझ में आता है कि इससे आप कोई बहुत उम्मीद लगा के ना चले, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले यही बयान आया था कि इंडो यूएस का ट्रेड डील 99% हो चुका है, 1% बचा हुआ है। वो 1% कई महीनों से बचा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ग्राउंड रियलिटी इकोनॉमिक्स की होती हैं, वो तय होती है नीचे से, कि आप क्या दे रहे हो, हम क्या ले रहे हैं। ट्रंप साहब विश्व की वो पावर है जो दुनिया भर से लेना तो चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। ट्रंप साहब चाहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े सेठ भी हों और सबसे बड़े डॉन भी हों। अभी डॉन और सेठ एक साथ बनकर आप नहीं चल सकते। लेकिन ये डॉन सेठ के बीच में सर, ये जो G7 के जरिए पूरी दुनिया में डॉलर रिलेटेड सिस्टम को इम्पोज्ड और रीइंफोर्स और मजबूत करने की जो कोशिश होती है, इधर ब्रिक्स की तरफ से जो कोशिशें चल रही हैं कि डॉलर के अलावा और क्या क्या तरीके वैकल्पिक हो सकते हैं और IS को चैलेंज दिया जाए वाली बातें जो कोशिशें चल रही हैं, एक्चुअली कौन सी कोशिश ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रही है? देखिए, कुल मिलाकर जो आर्थिक विषयों की कोशिशें होती हैं, विचार से लेकर ग्राउंड में आने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन 3 महीने में एक बात पक्के तौर पे हो गई है, पूरी दुनिया में सिवाय कुछ देशों को छोड़ के कोई देश अभी USA पे एतबार नहीं करता। तो डॉलर पे एतबार नहीं बचा। अभी येन केन प्रकारण पीछे से आगे से रास्ते निकाले जा रहे हैं भैया, कि डॉलर के अलावा हम क्या काम कर सकते हैं। ये विचार ऐसा है, इसे आने में कम से कम 5-7 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप गहराई से स्टडी करें, वो चाहे ब्रिक हो,
वो चाहे G7 हो, ये सब कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन, भाई डॉलर के अलावा और कैसे हम बात कर सकते हैं, इसकी बात अब बहुत ज्यादा सीरियसली होना शुरू हो गई। इसकी बात बहुत सीरियसली होनी शुरू हो गई है। ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और आज के दौर में ट्रंप की सदारत में अमेरिका ये ट्रस्ट डेफिसिट की खाई और भी बहुत बड़ी है। तो विद इन द G7 अमेरिका और उसके साथ जो लोग जो कंट्रीज जिनके नाम लिए जाते हैं, भारत तो आप जानते हैं एक इनवाइटी है, एक अतिथि है, लेकिन भारत का 13वीं बार बुलाया गया है भारत, और 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर गए। 13 बार वहां G7 में भारत को आमंत्रित किया जाना। अगर आपको अपनी इकोनॉमी दौड़ानी है, चलानी है, तो जाहिर है भारत कंजम्पशन, भारत की जनता का, भारत के लोगों को, यहां की डेमोग्राफी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में भारत का कहा हुआ, आप कितने भी नॉनसेंसिकल हों, लेकिन अगर भारत कुछ कह रहा है तो क्या उसमें आपको संजीदगी रखनी पड़ेगी? अगर आप डोनाल्ड ट्रंप हैं तो उसको भी नजरअंदाज कर सकते हैं। ये समझने की कोशिश मैं करूंगा। और सिंघल साहब, ये इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। हाँ, देखिए बात यह है कि भारत, जैसा कि आपने कहा है कि भारत को 13वीं दफ़ा G7 की समिट में बुलाया गया है और ये 9th कंसेक्यूटिव टाइम है, लगातार है कि 9वीं दफ़ा जो है भारत को बुलाया गया है। तो उसके कारण हैं क्यों बुलाया गया है, जैसा कि आपने अभी बताया भी आप डिस्कशन में, कि भारत सबसे बड़ी जो है मार्केट है, और दूसरा यह है कि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बयान आपने अभी बताया, इम्पैक्ट और आईमैक के बारे में बात की और ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप की बात की, कि उसमें आप इससे देखिए कि जिस चीज की इस दुनिया को इस वक्त आवश्यकता है, एक जो ये है कि भाई स्किल जो लोगों जो जिसमें काम करने की क्षमता है, उन लोगों को हम एक बैंक बनाया जाए, उनकी मोबिलिटी अलाउ की जाए, जो कि कुछ देश नहीं कर रहे हैं कोशिश, उसके बारे में उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो कि अब कुछ देशों ने कोशिश क्या किया है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन का सिस्टम बना हुआ था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया है और उस पर मोनोपोली करी है, मोनोपोली करने की कोशिश करी जा रही है। कानून तक वहाँ बनाए जा रहे हैं कि भाई आप जो है प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी वहाँ पर नहीं, वहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते, आप जो है कुछ चीज़ों को वहाँ से उनके यहाँ उनकी मर्जी के बिना नहीं बेच सकते, उनको लाइसेंसिंग किया जा रहा है। तो उस वक्त में ये कहना प्रधानमंत्री मोदी का कि हमें ये कनेक्टिविटी और ग्लोबल ट्रेड की जो है फ्रीडम है वो हमें मेंटेन करनी है, तो वो एक रेनेसेंस, एक सबके साथ में आई थिंक जो सोच है लोगों की उसको लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन सर, ये दुनिया की ये जो समस्या है, अगर उनको स्किल्ड लोग चाहिए तो जाहिर है वो देखते हैं भारत की तरफ। भारत खास तौर से उन लोगों में से रहा है जिसने टैलेंट दुनिया को दिया है और जिसकी वजह से वो देश बने हैं कई जगहों, तो ऐसा कंट्रीब्यूट किया है हिंदुस्तानियों ने जी। लेकिन वहां ये दिक्कत भी हो जाती है कि ये आते हैं तो हमारे वाले रोजगार, ये दोनों दुनिया का बेहतरीन सुख, जो बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड्स जो कहते हैं, ये जो लेने की कोशिश होती है। लेकिन वहीं पर एक और बहस है कि अगर ऐसा है तो कम से कम हम ब्रेन ड्रेन रोकें, ऐसे जो टैलेंट हैं वो हमारे यहां रहकर कंट्रीब्यूट करें और दुनिया में भारत को वहां ले जाने की राह बनाएं, जहां से फिर जब भारत कहे तो और अच्छे से वो दुनिया सुने उसको। ये कैच 22 सिचुएशन है, इसका कोई इलाज है क्या? ये आपके पास आऊंगा, लेकिन G7 समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? ईरान जंग से सप्लाई चेन टूट चुकी है, उन्होंने कहा गरीब देशों पर जंग के सबसे बुरे असर देखने को मिले हैं। ग्लोबल साउथ के हक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार आवाज उठाते हुए कहा, जंग का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ पर दिखाई दे रहा है, जो काफी समय तक बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कह रहे हैं तो जाहिर है ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज वहां गूंज रही है, लेकिन वहां पर इसको सुनने वाले वहां की जो ऑडियंस है, खासतौर से G7 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो इसको कैसे ले रही होगी? क्या उनको वाकई इस बात का कंसर्न है? क्या केवल एक उनकी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए कंजम्पशन किधर से हो रहा है, वो दुनिया का वो हिस्सा होने के अलावा भी क्या सिग्निफिकेंस ग्लोबल साउथ का उनकी निगाहों में कोई है, जनरल कुलकर्णी? बिल्कुल बिल्कुल, आप मानिए ग्लोबल साउथ का एक नेतृत्व या जिम्मेदारी जो भारत को मिली है, और जिस प्रकार से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 9 बार लगातार भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया G7 में, मोदी जी ने खुद 7 बार लगातार इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रैपो उनका है हर एक के साथ, वो देखने को मिलता है। तो ये ज़रूर कोई शक नहीं कि इस ग्लोबल साउथ एक बहुत बड़ा तबका है
चाहे उनके पास उतना पैसा ना हो, लेकिन बहुत बड़ा एक कंज्यूमर का तबका है जो निर्भर करता है, उनकी खुशी बहुत ज़रूरी है। और उस बात की मान्यता और उसकी जिम्मेवारी जो मोदी जी को दी गई है वो बहुत ज़रूरी है। जिसका आपने देखा कि कोविड के वक्त सबको लगता था कि शायद सिर्फ ये पश्चिम देश ही हैं जो एक कोविड वैक्सीन कर सकते हैं। किसने बनाया? फाइनली भारत ने बनाया, भारत ने बांटा, भारत ने इस बात के सबको एक तरीके से विश्वास दिलाया कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे हमारा रंग ग्लोबल साउथ हो या ना हो, लेकिन हम ग्लोबल साउथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और विश्वास आप देखिएगा सबके बीच में आज की तारीख में विश्वास नहीं है किसी में भी। ईरानियन क्या बोल रहे हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इजराइल के ऊपर, यूएसए के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। विश्वास जो है, विश्वासघात भारत ने नहीं किया है और एक बहुत बड़ी बात है। सीज फायर वाला दावा जाहिर है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त करने को लेकर ट्रंप ने कई दावे किए, कई मंचों से किए, और जाहिर है भारत की संप्रभुता को एक तरीके से ये मंजूर नहीं है। और इसलिए क्या इसके संदर्भ में भी कोई बातचीत, फाइनली कोई सद्बुद्धि अमेरिका को? भारतीय जेट मार गिराने के दावे जो ट्रंप के थे, जाहिर है उससे भी तकलीफ हुई। क्या उसके संदर्भ में भी अब यहां से कोई कोर्स करेक्शन दिखाई देता है? टैरिफ विवाद, टैरिफ को जिस तरीके से दुनिया की बाहें उमेटने का एक जरिया बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या उसको लेकर भी कोई ऐसी बात होगी जो आज के बाद ये दिखाई दे कि 10 फार नो फर्दर, कम से कम इस तरह की चीजों में हो? अप्रैल 2026 में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, रूस से तेल खरीद पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने 50% से घटाकर कुल 18% टैरिफ किया। हालांकि उसमें आप जानते हैं कि वहां पर भी अमेरिका के भीतर भी इस बात को चैलेंज किया गया कि वो असल में अमेरिका जो इस समय राष्ट्रपति कर रहे हैं वो उनका वो अधिकार है नहीं, वो एनक्रोच कर रहे हैं और ऐसे टैरिफ वो नहीं लगा सकते। रूस और ईरान से तेल खरीद को लेकर भी उनको समस्या रही। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत रूस और ईरान से तेल खरीदे। भारत का पक्ष क्या है? भारत ने हमेशा कहा है अपने हितों के मुताबिक हम सौदे करेंगे, खरीदेंगे, और किसी भी सॉवरेन कंट्री का ये जाहिर अधिकार है। होर्मुज में 3 भारतीय नाविकों की मौत से भारत बहुत नाराज है और भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब करके इस बारे में अपनी नाराजगी को औपचारिक रूप से जता भी दिया था। तो ये वो मुद्दे हैं जिनके जो मुख्य रूप से इस समय जो पर्टिनेंट समझे जा रहे हैं। क्या यही होगा या इसके अलावा भी कुछ है महत्व का जो यहां छूट रहा है और जिनको निश्चित रूप से वहां उठाया जाएगा? सिंघल साहब, आपसे जानना चाहता हूं। आपने वैसे दिनेश काफ़ी सही कवर कर लिया कि जो ट्रेड जैसा, क्योंकि व्हाइट हाउस से भी स्टेटमेंट आया है कि जो ट्रेड का जो इशू है वो एक मेजर इशू होगा डिस्कशन के लिए। तो जाहिर सी बात है ट्रेड टैरिफ दोनों के बारे में बातचीत होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का इरादा है कि भाई एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर वगैरह को हम भारत खोल दे, जो कि भारत की रेड लाइन है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसको उनको जो है वो बताएंगे कि भाई हमारी रेड लाइन है, हम इसको नहीं मान सकते। एंड जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फर्म होते हैं तो वो पूरी तरह से फर्म भी होते हैं। तो आई थिंक वो मैसेजिंग उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत क्लियरली दी जाएगी। वो कितना समझेंगे वो अलग बात है, लेकिन आई थिंक हमारे यहाँ से बहुत क्लियर करा जाएगा। दूसरा, ईरान गल्फ और शिपिंग का जो इशू है, जो आपने अभी बताया कि 2-3 भारतीय जो नागरिक हैं उनकी मौत हुई, बहुत गलत हुआ जो हुआ, तो उसके विषय में भी, क्योंकि भारत में बहुत रोष है उसके बारे में, तो प्रधानमंत्री ज़रूर उसके विषय में बातचीत करेंगे। और एनर्जी के बारे में बहुत ज़रूरी बात होगी, क्योंकि दोनों, भारत की भी इच्छा है कि अमेरिका से हम डाइवर्सिफाई करें, गल्फ के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो। तो और वेनेजुएला के साथ हम ऑलरेडी ले रहे हैं, वेनेजुएला नंबर 3 बन गया है ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने के अंदर, कि जो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया हमारे को ऑयल के मामले में। तो उसके क्षेत्र में भी बातचीत होगी, क्लीन एनर्जी के बारे में भी मेरे ख्याल से बातचीत होगी। और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इश्यूज वो एक एरिया है, क्योंकि भारत जो आई थिंक दोनों का जो प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों के विचार जो पैसिफिक के बारे में, इंडो पैसिफिक के बारे में काफ़ी मिलते जुलते हैं। और क्योंकि क्वाड को जो बढ़ावा दिया था वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बढ़ावा दिया था, उसको शिखर सम्मेलन बनाया था, लेकिन सेकंड टर्म में अभी उसको इतनी प्रायोरिटी उन्होंने नहीं दी है। तो मेरे ख्याल से उसको भी प्रधानमंत्री मोदी उनके जानना चाहेंगे कि भाई उनका क्या इरादा है। तो ये डिस्कशन मेरे ख्याल से इन एरिया में खास तौर पर मैं समझ रहा हूँ ये वो कोर एरियाज हैं जो आज टेबल पर रखे जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद EU प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने क्या कहा,
प्रधानमंत्री मोदी से इतनी जल्दी फिर से मिलकर खुशी हुई। अभी जाहिर है जब भारत उनका आगमन हुआ था तब मुलाकात हुई थी और फिर से मुलाकात हुई और इसको लेकर उन्होंने कहा कि जल्द दोबारा मिलने पर खुशी हुई है। इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यह बात भी कही। सुरक्षा रक्षा सहयोग को भी मजबूत किया जाएगा, उर्सुला ने ये बात भी कही। ये जो बीते दिनों चलता रहा मदर ऑफ ऑल डील, फादर ऑफ ऑल डील और ये इसके होने से होने वाला पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो में बदलाव, ये आलोक जी कुछ मतलब ये ज्यादा टाउटेड हो जाते हैं उस समय या वाकई इनमें वो पोटेंशियल होता है? देखिए, अकाउंटिंग के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इकोनॉमिक्स का छात्र होने के नाते एक चीज़ बताऊं, सारी कहानी के बाद हम देखते हैं कि आंकड़े क्या हैं और कैश क्या है। कैश और आंकड़े ये बताते हैं कि जीडीपी का बहुत ज्यादा होना आपकी विश्व में कोई हैसियत बनाए गारंटी नहीं है। ईरान के मुकाबले यूएसए की हैसियत 60 टाइम्स ज्यादा है जीडीपी में, 60 टाइम्स। और अभी सारी टर्म्स कंडीशंस ईरान की माने जा रही हैं, हम देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये रियलिस्टिक होना चाहिए हमको, चीजें कहां चल रही हैं। यूरोप का हाल ये है कि पुराने नवाबों की तरह वो कि हम पूरी दुनिया के सेंटर में हैं, जिसको आना हो यहां आए। 1-2 साल में जब से उनको झाड़ पड़ी है ट्रंप साहब की, उनको समझ में आ रहा है कि ट्रंप साहब के सारे दुकान नहीं चल सकती। इंडिया को देखो, चाइना को देखो, सिंगापुर को देखो और एशिया की तरफ जाओ। तो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि उनके पास बहुत कुछ हमें देने के लिए, हमारे पास उनको बहुत कुछ देने के लिए, लेकिन ग्राउंड पे उसको आने में बहुत व्यवहारिक दिक्कतें इसलिए हैं कि सॉफ्टवेयर का अभी भी हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट यूएसए में जा रहा है। ये जब आप कह रहे थे सर तो मुझको वो तस्वीरें एक बार जहन में आ रही थी जहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए ये यूरोप के सारे राष्ट्राध्यक्ष गए थे और बेंच में बाहर लाइन लगाकर बैठे हुए थे और एक के बाद नेक्स्ट हो रहा था बड़ी देर बाद। तो ये जो आप कह रहे हैं, मुझको लगता है आई एम द बॉस जो आज उन्होंने कहा है एक बार फिर से उसको, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मोह भंग हुआ है अमेरिका से मोह भंग होना, मुझको लगता है डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उससे मोह भंग होना ही है। लेकिन क्या अमेरिका वाले मामले में टीना फैक्टर है क्या? सर देखिए, टीना फैक्टर अगर ना भी हो तो इसके अलावा रास्ता ही नहीं है। मतलब हस्बैंड के सहारे हमारी वाइफ की लाइफ चल रही है, हस्बैंड रहा ही नहीं अब, तो क्या करोगे? जिंदगी चलानी है ना। तो ये रियलाइजेशन बहुत फास्ट हो गया है कि अब उसके बगैर यूरोपियन देशों को, उसके बगैर और देशों को देखना पड़ेगा। और उस चक्कर में नॉन यूएसए वर्ल्ड, गैर यूएसए वर्ल्ड में हम कैसे एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, ये रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि G7 में ये डिस्कस होना है कि कैसे G20 या ब्रिक्स फॉर दैट मैटर, इनको और कैसे मजबूती दी जानी है। एक्चुअली वहां पर ये बात ऑन रिकॉर्ड ना भी कही जा रही हो, ये बात हर समझदार देश की एम्बेसी में डिस्कस हो रही होगी कि भैया इनके सारे। ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी बात जो आलोक पुराणिक जी कह रहे हैं कि अमेरिका ने इस तरीके से कुछ अब बीते दिनों में अपनी कह लीजिए हरकतें डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई हैं कि हर जगह ये डिस्कस हो रहा है कि ये बताइए कि अल्टरनेटिव क्या है अमेरिका के अलावा। और इसी पर मैंने पूछा कि टीना फैक्टर है क्या, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अमेरिका के मामले में उन्होंने कहा कि हस्बैंड भी नो अल्टरनेटिव के तौर पर ही देखा जाता है किसी की जिंदगी में, लेकिन नहीं होता अगर तो जिंदगी तो फिर भी आगे चलती है ना। महत्वपूर्ण बात आपने कही है। देखिए जरा G7 की अर्थव्यवस्था, अब ये जिसके सहारे ये बात कही जाती है कि G7 अपने आप में वो ग्रुप है जो बहुत ताकतवर मुल्कों का ग्रुप है और इसी अवधारणा के साथ इसकी शुरुआत की गई थी कि ये मुल्क जब साथ में आएंगे तो बड़ी बड़ी क्राइसिस जो दुनिया में आती हैं उनसे हटने में, बचने में, बचाने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या वो पर्पस सर्व हुआ है? यहां पर है कौन कौन जरा देख लीजिए। और उस हिसाब से इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो जाहिर है ये बहुत बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये अमेरिका इसमें है, जर्मनी इसमें है, जापान इसमें है, ब्रिटेन इसमें है, इसमें फ्रांस है, इटली है, कनाडा है। कनाडा बाद में शामिल हुआ था, ये G6 से शुरू होने के बाद ये कनाडा की इसमें एंट्री बाद में हुई थी। और अगर ट्रिलियंस के बिलियंस के हिसाब से देखें तो फिर इसमें गिनना ही क्या है। आप देखिए जरा, ये 32,384 गिनते जाइए। अमेरिका, ये डॉलर्स के हिसाब से इकोनॉमी को की तर्जुमानी यहां पर की गई है। 5,453 जर्मनी, 4,379 जापान, 4,265 ये ब्रिटेन, फ्रांस ये 3,596, 2,738 बिलियन के हिसाब से इटली, 2,507 ये कनाडा, 55.32 ट्रिलियन कुल इकोनॉमी ये 7 देश पूरी दुनिया की बनाते हैं। लेकिन क्या इतने भर से काम हो जाता है? जाहिर है यहां पर यह बात कही जा रही है कि केवल, और ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को अंडरलाइन किया है और जो उन्होंने कहने की कोशिश की है उसके मायने बहुत गंभीर है, बशर्ते उनको समझा जा रहा हो
कि केवल जीडीपी के आंकड़ों के सहारे हैसियत का पूरा अंदाजा नहीं होता। अब जरा देखिए दुनिया की अर्थव्यवस्था में G7 का हिस्सा, ये भी जरा समझिए। दुनिया की अर्थव्यवस्था 126 ट्रिलियन की है और G7 इसमें 55.32 ट्रिलियन अकेले रखते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में G7 का 43.8% योगदान है और दुनिया के 130 देशों में से ज्यादा G7 की अर्थव्यवस्था है। जाहिर है बहुत बड़ी हैसियत वाले देश हैं, लेकिन सिर्फ इतने से हो जाता है क्या? ये क्या आंकड़ा ये वाकई कोई मोनोलिथिक सोच बनाता है या ये आंकड़े, एक तो अब जिस तरीके से अमेरिका के साथ मतभेद हो रहे हैं अभी देशों के, अमेरिका ने जो दादागिरी की है उसके बाद समेकित रूप से इस पावर को एक साथ नहीं मानना चाहिए। केवल G7 कह देने भर से काम नहीं चलेगा। ये किस तरीके से देखा जाना चाहिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें मैं जरा विनय शुक्ला जी को इन्वॉल्व करूंगा। शुक्ला जी, रशिया भी कभी इसका हिस्सा हुआ करता था, उस हिसाब से आज भी ये क्या एक फॉर्मिडेबल ग्रुप है G7, या नाम तो बचा है लेकिन वो बात नहीं रह गई? जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस टाइम ये G7 हो रहा था, समाप्त हो रहा है, उसी टाइम रशिया के कजान शहर में आसियान का जो है समिट शुरू हो रही है आज शाम से, और कल पूरा दिन उनका काम चलेगा। तो देखिए आप, आसियान एक बहुत इम्पोर्टेंट और इकोनॉमिकली डेवलप एक वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एरिया में भारत के लिए के पास आता है। दूसरा ये है कि आप देखिए कि वहाँ पर सिंगापुर, जिसको हम एक बहुत बड़ा एक स्थिरता का जो है एक ध्रुव मानते हैं अपने इलाके में, एशिया में, वो उसके प्रधानमंत्री भी वहाँ आए हुए हैं और जितने भी आसियान के 11 देश हैं सबके नेता वहाँ पर आए हुए हैं। वो जो एनुअल उनका होता है आसियान रशिया समिट जो होता है, तो वो हो रहा है। तो देखिए कि G7 ठीक है, उनका है, वो पुराने नवाब हैं, उनके पास हमारे से हमारी लूटी हुई जो है पूंजी उनके पास, उनके खजाना में भरी हुई है। पर जो नए हैं देश हैं, जो टाइगर्स हैं, जो उभरते आ रहे हैं, वो अब दूसरा चाहते हैं। तो ये लेकिन सर देखिए ना, अभी एक और ऐलान हो गया वहां से G7 से, और इसमें भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। G7 सम्मेलन से रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। रशिया के खिलाफ प्रतिबंधों को और मजबूत करने की बात की जा रही है। रूस की वॉर इकोनॉमी पर दबाव बढ़ाएंगे, यूक्रेन को ज्यादा हथियार मुहैया कराए जाएंगे। पहले भी रशिया की प्रॉपर्टी को फ्रीज करके शायद $50 बिलियन का वो पैकेज था जो दिया गया था। जनरल कुलकर्णी, इस पर आपका कमेंट, और उसके बाद शुक्ला जी के पास जाता हूं। दिनेश जी, यूक्रेन वॉर में यूरोपियन यूनियन ने या तकरीबन 190 अरब डॉलर दिए हैं यूक्रेन को 4 साल में। अमेरिका ने 180 बिलियन डॉलर दिए हैं 4 साल में। इसके बावजूद यूक्रेन 20% अपना इलाका रूस को गंवा बैठा है। इसमें सर, कोई एक खबर आ रही है, मैं आपको रोक कर ये अनाउंस कर दूं जरा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री कूल एंड काम है कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। मैं मोदी की तरह कूल नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अगर आप ये नहीं भी कहते तो पूरी दुनिया ये देखती है मिस्टर प्रेसिडेंट कि आप कैसे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हैं। लेकिन इस बात की तारीफ करना होगा कि उन्होंने ऑनेस्टली इस बात को स्वीकारा और इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूल एंड काम है और मैं मोदी की तरह कूल नहीं हूं। ये एक बात बड़े दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कही है जिसमें दुनिया में शायद ही कोई होगा जो कहेगा डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये अकेली बात बहुत दिनों बाद उन्होंने ऐसी कही है कि शायद उनकी साख इस बयान से एक बार फिर से थोड़ी सी लौटे। इस खबर पर बने हुए हैं, क्या हो रहा है वहां द्विपक्षीय वार्ता में, क्या हो रहा है और समेकित रूप से G7 से क्या संदेश निकल रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, निगाह बनी हुई है।